नमः संस्कृताय, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब और किस स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। संस्कृत पेडागोजी सीटेट, एमपीटेट और रीट के लिए पेडागोजी के क्वेश्चन सीरीज जो चलाई जा रही है, इसका पार्ट नंबर 3 है। इसके अलावा हमने आपको पैराग्राफ भी एक सॉल्व करके बताया था 2019 का। अगर आपने नहीं देखा तो उनकी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। सजेस्टेड में आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। वीडियो को अभी से आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपकी संस्कृत की और सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सभी की हेल्प यहाँ से कुछ कुछ हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने। अनेकेभ्यः छात्रेभ्यः लेखन कार्यम अत्यंत जटिल कार्यम, अतः अस्मिन् संदर्भे अध्यापकै अध्यापिकाभिप्रथमं कुत्र अवधानम दातव्यम। मतलब ये हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है अनेकेभ्यः छात्रेभ्यः, मतलब अनेक छात्रों के लिए लेखन कार्य, मतलब लेखन कार्य अत्यंतम जटिल कार्य, मतलब अत्यंत जटिल कार्य है या फिर अत्यंत कठिन कार्य है। इस संदर्भ में, अतः अस्मिन् संदर्भे, अतः इस संदर्भ में अध्यापकै अध्यापिका भी यानी अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है रुचि वर्धनाय सरल कार्यम प्रति, मतलब रुचि बढ़ाने के लिए कुछ सरल कार्य करने चाहिए। स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास संदर्भे आवश्यक व्याकरण तत्व अभ्यासम प्रति, यानी स्पष्ट संप्रेषण क्षमता के विकास के लिए व्याकरण से संबंधित अभ्यास कराया जाना चाहिए। सी ऑप्शन है व्याकरण संबद्ध अभ्यासान प्रति, यानी व्याकरण से संबंधित अभ्यास कराया जाना चाहिए। या फिर आत्मविश्वासम उत्पादितुम लक्ष्य भाषाया मातृभाषा प्रयोगम प्रति। क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल सही जवाब है आपका। स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास संदर्भे आवश्यक व्याकरणम तत्व अभ्यासम प्रति। देखिए बच्चे को दिक्कत किसमें, लिखने में दिक्कत है। तो लिखने में दिक्कत है बच्चे को, सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि छात्रों को स्पष्ट रूप से संप्रेषण क्षमता के विकास के लिए आवश्यक व्याकरण तत्वों का क्या करें, आप अभ्यास कराएं, जिससे बच्चा जो है लिखने में व्याकरण से संबंधी होने वाली त्रुटियों को समझ पाए और लिखने के समय वो बच्चा गलती ना करे। तो यहाँ पे ज़्यादा जो बेहतरीन आंसर है, बेहतर विकल्प है, वो है ऑप्शन नंबर बी। लिखितानुच्छेदस्य आकलनार्थम प्रथमम सोपानम अस्ति, यानी लिखित अनुच्छेद, ठीक है, कहा जा रहा है लिखित अनुच्छेद के आकलनार्थम, मतलब आकलन का प्रथम सोपान क्या होता है। शब्द समृद्धि, व्याकरणम, शब्द सीमा या फिर विषय वस्तु सार्थक्यम विचाराभिव्यक्तः च। तो आकलन करना है आपको, कोई अनुच्छेद लिखा गया उसके सबसे ज़्यादा आप क्या देखेंगे। आकलन तो आप जानते ही होंगे एक तरीके से, अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या देखेंगे, कोई अनुच्छेद लिखा गया है तो उसमें आप ये देखेंगे कि सार्थक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है कि नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे सिर्फ शब्द सीमा ही देखेंगे, कितने शब्दों में लिखा है, या व्याकरण की त्रुटियों को आप निकालेंगे। सबसे ज़्यादा आप क्या देखेंगे कि विचारों की अभिव्यक्ति हुई है कि नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं कुछ भी कॉपी पेस्ट कर लिया गया हो। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। मानवस्य विचाराणाम प्रभावी संप्रेषणस्य लिखित मौखिक रूपेण च मध्ये परस्परम संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्व किम। कहा जा रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के विचार से प्रभावी संप्रेषण, मानवस्य विचाराणाम प्रभावी संप्रेषण से मतलब मनुष्य के विचार से प्रभावी संप्रेषण। संप्रेषण में आपका आ जाएगा लिखित और मौखिक दोनों, अर्थात लिखित और मौखिक रूप से। च मध्ये परस्परम संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुख तत्वम किम, ठीक है, इनके मध्य में परस्पर आधारभूत अथवा तत्व किससे संबंधित होगा, लिखित और मौखिक रूप से। क्या उच्चारण से होगा। देखिए उच्चारण से अगर लिखित होता तब तो मान लेते हम, सॉरी अगर सिर्फ मौखिक होता तब तो मान लेते, लेकिन लिखित के लिए तो फिर उच्चारण नहीं होगा ना, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। 47 के लिए आपको उत्तर मिलेगा व्याकरणात्मक संरचना, क्योंकि व्याकरणात्मक संरचना जो है ये मुख्य तत्व है, आप लिख रहे हो या बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का आपको उत्तर मिला ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 48 देखिए, अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता विकासः इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे ये पूछ रहा है कि अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास होता है, इस कथन का अभिप्राय क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे व्याकरणात्मकी संरचना, शंका निवारणार्थः शिक्षकै सह वार्ता पाठ्यक्रमस्य च स्पष्टीकरणं, शब्दार्थ प्रयोगान् च ज्ञातुं शब्दकोशः उपयोगः, अवबोधनार्थम सूचनायाः आदान
प्रदानम चा स्पष्टीकरणम पुनर्रचना चा। क्वेश्चन नंबर 48, तो अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, शिक्षण के संदर्भ में क्या करना चाहिए हमें, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 सबसे बेहतर ये होगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए कि अवबोधनार्थम, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इससे अवबोधन की सूचना के आदान प्रदान और स्पष्टीकरण और पुनर्रचना का विकास होता है। अगर आप संप्रेषण क्षमता का विकास चाहते हैं तो आप जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या है, आपकी बोलने की स्किल अच्छी हो रही है, तो क्या हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और आप चीज़ों को स्पष्ट बोल पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, व्याकरण शिक्षण संदर्भे भ्रांतिपूर्णा पूर्व धारणा अस्ति, यानी व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में भ्रांति कौन सी है, भ्रांति और पूर्व धारणा क्या है। पहला ऑप्शन है समृद्ध साहित्यिक परिवेशे एवं भाषिक परिवेशे अपि व्याकरणस्य जटिल नियमा अधिग्रहणते, मतलब समृद्ध साहित्यिक परिवेश में, भाषा परिवेश में व्याकरण क्या है, जटिल नियम है, इसको ग्रहण किया जा सकता है। क्या ये पूर्व धारणा है, भ्रांति है। वाचन द्वारा अथवा लेखन द्वारा व्याकरणात्मकम विकल्पानाम विस्तारणम उत्तम रूपेण भवति, यानी वाचन या लेखन द्वारा व्याकरण विकल्पों को विस्तार रूप से, उत्तम रूप से बताया जा सकता है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भ्रांतिमान पूर्व धारणा क्या है। तो पूर्व धारणा जो बनी है लोगों में वो ये है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण में भाषण, लेखन और पाठन अलग अलग रूपों में ही करके व्याकरण तत्वों का शिक्षण किया जाता है। ये पूर्व धारणा बनी हुई है कि हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि पहले बच्चे को हम बोलना सिखाएंगे या लिखना सिखाएंगे, तो एक सीक्वेंस में ये धारणा बनी है, ठीक है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। तो यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, छात्राः व्याकरण दृष्ट्या शुद्ध रूपेण वक्तुम सक्षमाः सन्ति न वा संदर्भानुगुणं परस्परं संबद्ध तर्कपूर्ण वाक्यानां प्रयोगे समर्थाः सन्ति न वा सम्यक् रूपेण च उच्चारण कर्तुं समर्थाः सन्ति न वा एतानि तत्वानि कीदृशेन आकलेन संबंधानि। बहुत बड़ा आप देख करके डर गए होंगे, क्या होगा इसका मतलब, चलिए समझाते हैं। कहा जा रहा है कहा जा रहा है यहाँ पे छात्राः व्याकरण दृष्ट्या, ठीक है, यानी छात्र जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूपेण मतलब शुद्ध रूप से, वक्तुम मतलब बोलने, ठीक है, बोलने में सक्षम। फिर क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, फिर कहा जा रहा है संदर्भानुगुणम परस्परम संबंधम, यानी संदर्भ के अनुसार उच्चारण करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, ठीक है। सम्यक रूपेण वा उच्चारण कर्तुम समर्था सन्ति न वा एतानि तत्वानि कीदृशेन, मतलब तो आपसे ये पूछा जा रहा है, सुनिएगा, छात्र व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से बोलने, तर्कपूर्ण वाक्यों के प्रयोग से, यहाँ पे क्या लिखा है, तर्कपूर्ण वाक्यानां प्रयोगे समर्थ है, यानी तर्कपूर्ण वाक्यों के प्रयोग से तथा ठीक उसी प्रकार उच्चारण करने में समर्थ है या नहीं, ना वा लिखा है ना, ना वा यहाँ पे भी लिखा है, यही समझने में दिक्कत हो रही थी। ना मतलब ना नहीं और वा मतलब हाँ, तो है या नहीं, ठीक है। फिर से समझिए इसको, छात्र व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप से बोलने, तर्क रूप से वाक्यों के प्रयोग से उच्चारण करने में समर्थ है या नहीं है, इसका आकलन आप कैसे करेंगे, भाषण द्वारा करेंगे। भाषण द्वारा सिर्फ बोलने का आप कर सकते हैं, लिखने का तो नहीं कर पाएंगे ना, तो ये तो होगा नहीं, सुनकर के भी आप नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जिसका भी आपको आकलन करना है उसके लिए हम क्या करें, कुछ ऐसा वर्क दे दें जो सृजनात्मकता से जुड़ा हो, जिसमें नवाचार हो, कुछ नया हो, कुछ क्रिएटिविटी हो, जिससे आप बेहतर ढंग से आकलन कर पाएंगे। ट्रिक वाले वीडियो में भी हमने आपको ऐसा बताया था कि ऐसे शब्दों को आपको ढूंढना पड़ेगा विकल्प में जो आपको समय बचाएंगे। तो ट्रिक वाले वीडियोस को आप भी अब देखिए, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहा जा रहा है व्याकरण शिक्षण संबंध युक्त युक्तम परिदृश्यम किम, इसका मतलब ये हुआ कि समझिएगा, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, व्याकरण शिक्षण यानी व्याकरण शिक्षण से संबंधित युक्त युक्तम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब युक्तियाँ होती हैं, शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं उसी से संबंधित है। परिदृश्यम किम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा साधन है व्याकरण शिक्षण के संबंध में, व्याकरण नियमानाम अवगमनार्थम अन्वेषणार्थः चा छात्राः प्रेरणीयः, या फिर यानी व्याकरण के नियमों को बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। व्याकरण नियमानाम प्रयोगार्थम
संप्रेषणात्मकानि कौशलानि परिसीमितानि भवन्ति, यानी व्याकरण के नियम और प्रयोग संप्रेषण कौशल क्या होते हैं, परिसीमित होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण से संबंधित युक्ति, ठीक है, इनका क्या परिदृश्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, व्याकरणानाम नियमानाम सिद्धार्थम लेखन कौशलाभ्यास एवं समीचीनोपाय। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि व्याकरण शिक्षण से संबंधित युक्तियों के लिए तथा व्याकरण नियमों की सिद्धि के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि लेखन कौशल हो। लेखन कौशल पे विशेष ध्यान दिया जाए। लेखन कौशल एक उत्तम साधन है, क्योंकि लेखन से ही व्याकरण क्या होता है, शिक्षण तर्क संगत और युक्त संगत होता है। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, 52वां प्रश्न आपके सामने। व्याकरण शिक्षण संबद्ध युक्त युक्तम परिदृश्यम किम। प्रश्न संख्या 52 है यहाँ पे आपके सामने, सॉरी 51 हो चुका है। तो 52वां प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षण इत्येन कः अभिप्राय, यानी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणेन इसका अभिप्राय क्या है। ठीक है, श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानाम संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्तम च विकासे शब्दावल्ले व्याकरणश्च नियम पूर्वकम अध्यापनम लिखित परीक्षा निमित्तम शिक्षण या फिर व्याकरण नियमानाम विस्तृत रूपेण स्पष्टीकरणम। संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षण, संप्रेषणात्मक का मतलब क्या होता है, जिससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वही होता है संप्रेषणात्मक। और विचारों का आदान प्रदान का माध्यम क्या होता है, भाषा। पूछा जा रहा है इसका अभिप्राय क्या है। क्या शब्दावली व्याकरण को ही अध्यापन कराया जाता है व्याकरण के अंतर्गत? क्या लिखित परीक्षा पे आप बल देंगे? उत्तर होगा नहीं। क्या व्याकरण को ही विस्तृत रूप से पढ़ा देंगे? नहीं। सबसे प्रभावशाली ऑप्शन क्या है कि व्याकरण के संप्रेषणात्मक के अंतर्गत श्रवण भाषण पठन कौशल, चारों ही कौशल के विकास पे बल दिया जाता है। या फिर हम ये कहें कि भाषा के संप्रेषण के लिए जो चारों ही कौशल हैं, श्रवण भाषण पठन लेखन, इन कौशलों के संवर्धन के द्वारा भाषा शिक्षण की ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही है, और वैसे भी ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। मम माता इति विषयम अधिकृत्य एकम निबंधुम लेखितुम शिक्षिका छात्रान् प्रेरयति एतस्मिन् प्रसंगे सा मुख्यतया छात्रेभ्यः किम निर्देश्यते। मतलब ये हुआ यहाँ पे मम माता, मेरी माता एक टॉपिक है, एक संप्रति है, उस विषय पर शिक्षक ने यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शिक्षिका। तो शिक्षिका छात्रों को एक निबंध लिखने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, इस प्रसंग में वो छात्रों को क्या निर्देश देगी कि मार्गदर्शक पुस्तकम उदाहरण रूपेण व्यवहारंत, यानी मार्गदर्शक पुस्तक से आप उदाहरण के माध्यम से व्यवहार को दिखाएं, या फिर व्यवस्थित शुद्धतया च लिखें, तो यानी व्यवस्थित रूप से शुद्ध रूप से लिखें, स्वानुभवाधारेण लिखंतु, या फिर वर्तनी विषय जागरूक, मतलब किताब से देख करके लिखे, वो मार्गदर्शक पुस्तक से सहारा ले, व्यवस्थित शुद्ध लिखे, या फिर अपने अनुभवों को शामिल करें, या फिर वर्तनी विषय को ज़्यादा बल दे। सबसे बेहतर क्या होगा कि अपने विषय को, अपने अनुभव को वहाँ पे शामिल करे। जो भी बच्चा लिख रहा है, जो भी शिक्षिका आदेश दे रही है, वो ये कहना चाह रही है, सबसे बेहतर क्या होगा कि अगर बच्चा अपने शब्दों में लिखता है, मम माता मतलब मेरी माता, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा निबंध, क्योंकि उसमें अपने शब्दों की मौलिकता होगी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नहीं सी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिएगा, षष्ठ कक्षायाः शिक्षिका स्वछात्रान् उत्तम लेखकान् कर्तुम् इच्छति सा बिन्दूनाम् आधारेण लेखन कार्यस्य आरंभं कर्तुं प्रेरयति अनन्तरम् एकम् असम्पूर्णम् अपरिमार्जितं लेखं प्रस्तुय तदुपरि सह पाठिभ्यः सह चर्चा कर्तुं प्रेरयति। शिक्षिका लेखनम एवं का प्रकारेण पश्चात। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, विकल्प बहुत छोटे लिखे हैं, समझ में कैसे आएगा। चलिए समझाते हैं, टूटा फूटा, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा समझा देंगे आपको। षष्ठ कक्षाया मतलब छठी कक्षा की, शिक्षिका मतलब शिक्षिका, तो छठी कक्षा की शिक्षिका, स्वछात्रेन मतलब अपने छात्रों को, उत्तम लेखन मतलब अच्छा लेखन कराने की सोचती है या इच्छा रखती है। सा बिंदुनाम आधारेण लेखन कार्यस्य आरंभम मतलब वह महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार मान करके लेखन कार्य आरंभ करने को प्रेरित करती है। अनंतरम एकम असंपूर्णम अपरिमार्जितम लेखम प्रस्तुत तदुपरम सह पाठिभ्यः मतलब ये हुआ कि अनंतर एक संपूर्ण और अपरिमार्जित लेख प्रस्तुत कर उस पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। तो शिक्षिका ये करना क्या चाह रही है, ऐसा वो क्यों कर रही है, ये सब क्या हो रहा है, क्या ये चर्चा हो रही है, क्या ये प्रक्रिया है। देखिए परिणाम निबंध तो होगा नहीं, परिणाम निबंध नहीं होगा,
चर्चा होगा या प्रक्रिया। चर्चा शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, बहुत सारे लोग चर्चा ही लगा देंगे, लेकिन वो चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, स्वयं चर्चा नहीं कर रही है। स्वयं क्या कर रही है, वो अच्छा लेखन कराने को सोचती है और लेखन आरंभ करने को प्रेरित करती है। तो ये टोटल जो है ओवरऑल क्या है, एक प्रोसेस है, इसको प्रक्रिया कहेंगे हम। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शिक्षिका इस प्रकार के लेखन को एक प्रक्रिया मान करके ये निर्देश दे रही है। तो यहाँ पे चर्चा नहीं होगा, क्योंकि अभी चर्चा कहीं पे हो ही नहीं रही है, एक प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। उत्तम लेखन, जो लोग प्रीवियस ईयर के लिए कमेंट करते हैं, ये सीरीज कंटिन्यू चलने दीजिए 500 क्वेश्चंस तक, इसी में आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, परेशान ना होइए। जितना हमें आता है संस्कृत में उतना हम आपको पढ़ा सकते हैं, जो चीज़ नहीं आती वो कैसे। और जब हम आपसे कह रहे हैं कि इसी में हम आपको प्रीवियस ईयर कराएंगे, तो फिर आप बार बार वही चीज़ कमेंट करते हैं। कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि सर पूरा संस्कृत में एक एक ऑप्शन का मतलब बताइए। जो हमसे हो पाएगा वही हम आपको कर पाएंगे ना, ठीक है। संस्कृत से हमने कोई PhD नहीं की है, बस थोड़ा सा हेल्प हो जाए आपकी, थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिएगा जो हमें डीमोटिवेट करें, है ना, फिर हम काम कर नहीं पाएंगे उस हिसाब से। अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वे में करेंगे कि सर ऐसे नहीं ऐसे, तो अच्छा लगता है हमें देख करके कि हाँ चलिए कुछ गलती हुई, सुधार करेंगे। लेकिन आप लगातार अगर आप ऐसे ही बोलेंगे कि सर ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे करिए, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यहाँ पे सही जवाब मिलेगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए आपको इनसे बचना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ना मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, नकारात्मक। उत्तम लेखेन एतत् न आगच्छति का मतलब हुआ कि उत्तम लेखन में क्या निम्नलिखित में से ठीक नहीं है। अच्छा लेखन अगर आप लिख रहे हैं, योग्य पदानाम चयन ठीक है, बिल्कुल सही है। व्याकरण शुद्धता बिल्कुल सही, इस पर ध्यान होना चाहिए। विचारा उपस्थान च बिल्कुल सही है। वैसे भी यहाँ पे क्या लिखा, केवल, और हमने आपको पेडागोजी में क्या बताया है, बाल विकास हिंदी में, कि केवल वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। सिर्फ उत्कृष्ट हस्तलेख पे ही बल नहीं देंगे, यहाँ पे केवल ना लगा होता तो ये बात ठीक थी, लेकिन केवल लग गया, मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम उत्कृष्ट अच्छी राइटिंग पे ही बल देंगे, बाकी सब व्याकरण चाहे जैसे लिखा हो, गलती हो, मतलब यहाँ पे ना लिखा हो या हलंत ना लगा हो, ये नहीं है, ठीक है। हम राइटिंग पे भी बल देंगे और व्याकरण शुद्धता पे बल देंगे, पदों का चयन ठीक से उस पर भी बल देंगे। यहाँ पे ना लगा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि उत्तम लेखन में आप किस पे ध्यान नहीं देंगे, तो केवल उत्कृष्ट हस्तलेख हो, केवल राइटिंग ही अच्छी हो, इस पे ध्यान नहीं होगा, बल्कि सभी चीज़ों पे ध्यान होगा। यदा प्रथमतया बालाः विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते मातृभाषायाः सम्यक वदन्ति एतत् सूचयति यः। समझिए इसको क्या कहना चाह रहा है। कहा जा रहा है जब यदा प्रथमतया बाला, यानी सबसे पहले बालक विद्यालय आता है तो वो मातृभाषा को भली भांति जानता है। इसका मतलब क्या है, एतत् सूचयति यः, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। पहला ऑप्शन है कथम पठनीयम लेखनीयम इति ते जानन्ति, मतलब वो पढ़ना लिखना जानता है। तेषां भाषायाः अधिक ज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति, मतलब उसे भाषा के अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तेषां एकस्याः भाषायाः तस्या व्याकरणस्य च ज्ञानमस्ति, मतलब उसे एक से अधिक भाषा का व्याकरण का ज्ञान है। ते एकस्या भाषायाः सर्वाविध कौशलम ज्ञानन्ति, मतलब वो एक से ज़्यादा सर्वाधिक भाषा के कौशलों की जानकारी रखता है। कोई बच्चा सर्वप्रथम जब विद्यालय आता है तो भली भांति को जानता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि तेषाम एकस्या भाषाया तस्या व्याकरणस्य ज्ञानम अस्ति, अर्थात यदि कोई बच्चा या बाला, यहाँ पे लिखा है बाला मतलब कोई लड़की, ठीक है, बाला का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्त्रीलिंग में। तो यदि कोई ये कह सकते हैं यदि कोई सर्वप्रथम बाला विद्यालय आती है तो वो मातृभाषा को भली भांति जानती है। ये उसके भाव, उसके एक भाषा और उसके व्याकरण के ज्ञान को स्पष्ट करता है। क्या ये बात सही होगी? रुक जाइए, थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, इसको देखते हैं हम एक बार। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो उन्होंने इसका आंसर सी ही दिया है, लेकिन आप ये सोचिए यदि कोई बालक विद्यालय या बालिका विद्यालय आती है, उसको मातृभाषा का ज्ञान होता है, तो इसको क्या व्याकरण का भी ज्ञान होता है? व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, तो इसका आंसर सी नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर सी नहीं होगा तो आप कहेंगे होगा क्या इसका आंसर? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कथम पठनीयम लेखनीयम, मतलब पढ़ना लिखना जानती है वो बच्ची, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि अगर किसी को मातृभाषा आता हो तो पढ़ भी ले हो, वो लिख भी ले, तो ये भी नहीं होगा। तेषां भाषायाः अधिक ज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति, मतलब उसे अधिक ज्ञान की आवश्यकता भाषा की नहीं होगी। ते एकस्य भाषायां
ये भाई क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। आपका क्या आंसर होगा इसमें, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो इसमें ऑप्शंस गलत लग रहे हैं, या फिर हो सकता था यहाँ पे कि कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई हो। और यहाँ पे अगर हम कर दें ज्ञानम नास्ति, तो फिर ये विकल्प सही हो जाएगा कि उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा। खैर, इसको अभी हम स्किप करते हैं। फिलहाल इसको हम अगर मिलेगा इसका कोई सोर्स या कुछ और सर्च करेंगे तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से करा देंगे। फिलहाल के लिए हम अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। इसका कोई आंसर अभी हमारी तरफ से फाइनल नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, भाषा मुख्य रूपेण भवति। भाषा मुख्य रूप से क्या होती है? क्या मौखिक होती है, लेखा चित्रात्मिका होती है, लिखिता दृश्या? तो भाषा मुख्य रूप से क्या होती है? मौखिकी होती है, क्योंकि सबसे पहले भाषा क्या है? दूसरों के विचारों का साधन है। तो विचारों को हम कैसे बोलेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे? बोल करके ही करेंगे ना। तो विचारों का साधन है, क्योंकि बिना अर्थ जाने समझे भाषा विकसित नहीं होती। तो मुख्य रूप से भाषा क्या होती है? मौखिकी होती है। संप्रेषण दक्षता नाम। संप्रेषण दक्षता नाम का मतलब यह हुआ कि संप्रेषण दक्षता का मतलब क्या है, यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है। संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान का माध्यम होता है भाषा, लेकिन संप्रेषण वो होता है जैसे आपके मन में कुछ विचार हैं, आपको मान लिया प्यास लगी है तो आप पानी मांगेंगे, कैसे मांगेंगे? या तो बोल करके या तो लिख करके, भाषा का प्रयोग करेंगे ना। तो ये होता है संप्रेषण। पूछा जा रहा है संप्रेषण दक्षता, मतलब संप्रेषण में अगर आप दक्ष हैं इसका मतलब क्या है? शुद्धतया भाषायाः प्रयोगम कर्तुम छात्राणाम दक्षता, धारा प्रवाह भाषायां प्रयोगम कर्तुम छात्राणाम दक्षता, दोष मुक्तम लिखितुम छात्राणाम दक्षता, या फिर अर्थ बोधितुम भाषाया प्रयोगम कर्तुम छात्राणाम दक्षता। सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थ वाला शब्द यहाँ पे आपको मिल रहा है। अर्थात जिसमें छात्र विषयगत अर्थ को ज्ञात करके भाषा का प्रयोग करके अपनी दक्षता को प्रस्तुत करते हैं। भाई भाषा को ज्ञान आपको बहुत है, लेकिन आप अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है संप्रेषण दक्षता, आप इसका मतलब ही नहीं निकाल पा रहे, तो फिर क्या मतलब हुआ भाषा के ज्ञान का? मान लिया हिंदी में आपको, हिंदी भाषा आपको आती है, ठीक है, हिंदी भाषा आपको आती, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका आपको मतलब ही नहीं पता क्या होता है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं ना। तो अगर आप संप्रेषण में दक्ष हैं, किसी भी भाषा, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उसमें अगर आप दक्ष हैं, निपुण हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे और उसका प्रयोग भी कर पाएंगे। अर्थात छात्र की संप्रेषण दक्षता उसके सामर्थ्य एवं कौशल पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। सिर्फ यही नहीं कि आप दोष मुक्त, सिर्फ धारा प्रवाह, ठीक है, शुद्ध प्रवाह, सबसे अच्छा क्या है यहाँ पे कि आप उसका अर्थ भी निकाल पाएँ। अगला प्रश्न देखिएगा, लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपानुसारम प्रोसेस राइटिंग शिक्षिका विमर्शेण सह प्रारंभम करोति अत्र विमर्शः इत्यस्य आशय। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने। कहा जा रहा है कि यदि लेखन की प्रक्रिया का कार्य, यही तो है लेखन की प्रक्रिया का स्वरूप या कार्य, शिक्षिका विमर्श के साथ प्रारंभ करती है, तो इस विमर्श का मतलब क्या है? लेखन प्रक्रिया से पहले अगर कुछ विमर्श करती है तो इसका मतलब क्या है? आंसर यहाँ पे क्या आएगा? पहला ऑप्शन देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 59, लेखन की प्रक्रिया के अनुसार, लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपानुसारम मतलब लेखन की प्रक्रिया के अनुसार कोई एक शिक्षिका परस्पर विमर्श के साथ कोई कार्य प्रारंभ करती है, पाठ पढ़ना प्रारंभ करती है, तो ये है क्या? उपस्थित विषयों पर विचाराणाम संग्रहणम उपस्थापनम च स्वस्थ बुद्धे कृते यौगिक व्यायामः उपस्थित विषयस्य बोधार्थम बुद्धौ बलाघाता, या फिर बुद्धौ ज्ञानस्य चक्रवातकरणम। क्वेश्चन नंबर 59 सही जवाब मिलेगा आपको प्रश्न संख्या 59 के लिए पहला ऑप्शन। क्योंकि देखिए, कोई शिक्षिका परस्पर विमर्श के साथ पाठ का यदि प्रारंभ करती है, तब शिक्षिका या अध्यापिका का यह विमर्श जो है, उस समय जो विषय होगा, जो पढ़ा रही होगी, जो पाठ उसने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया होगा, उपस्थित विषय के ऊपर, जैसे मतलब ये हुआ कि जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे हम बच्चों को क्लास में जल का चैप्टर पढ़ाना चाह रहे हैं या भोजन का, तो उससे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो हम उसी पाठ से संबंधित ही तो करेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। उपस्थित विषयोपराम विचारणाम संग्रहम उपस्थापनम चा, समझ गए ना? ठीक है, तो हम उसी से संबंधित करेंगे जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस समय उपस्थित विषय के ऊपर विचारों से संग्रहण की स्थापना को सिद्ध करता है। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे यानी प्रोसेस अप्रोच
प्रूफ संशोधन समय ध्यानम दीयते। क्वेश्चन नंबर 60, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? रूपाणाम मुपरि या फिर शब्दावल्याम या फिर विशेषु पर या फिर चिन्हेषु लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे। यदि लेखन रूपी प्रक्रिया का कार्य हो और वह भी प्रूफ संशोधन का समय हो तो किस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे? क्वेश्चन नंबर 60, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे रूपाणाम मुपरि। मतलब ये ध्यान देने की बात होती है कि यदि लेखन रूपी प्रक्रिया का कार्य हो, लेखन रूपी प्रक्रिया स्वरूपे मतलब लेखन रूपी प्रक्रिया का कार्य हो और संशोधन का समय हो तो निश्चित रूप से व्याकरण शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। व्याकरण में भी मुख्य रूप से शब्द और धातु रूपों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या मिलेगा आपको? रूप, धातु के रूप नहीं होते हैं वही, ठीक है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61, आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम तस्य प्रयोगे इति व्याकरणम। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने। आदौ नियम ज्ञानम अनंतरम मतलब प्रारंभ में नियम ज्ञान, उसके बाद उसका प्रयोग करना। इति व्याकरणम अस्ति, ये व्याकरण किस प्रकार का है? अवरोहात्मकम व्याकरणम डिडक्टिव ग्रामर, नवीन व्याकरणम न्यू ग्रामर, व्याख्यात्मक व्याकरणम यानी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर या फिर आरोहणात्मक व्याकरण। ये आपको ऑप्शन पेपर में भी इंग्लिश में कुछ कुछ लिख देते हैं वो लोग। तो 61 के लिए आपको आंसर मिलेगा पहला ऑप्शन डिडक्टिव मेथड। आपने आगमन निगमन विधि नहीं पढ़ा क्या? वही है ये, नियम से उदाहरण की ओर। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड। अवरोहात्मक या हम कह सकते हैं इसको निगमन विधि। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62, यात्रावृत्तम एका विधा अस्ति। यात्रावृत्त जो है किस प्रकार की विधा है? कविता है, समीक्षा है, असंबद्ध निबंधस्य है या फिर साहित्य है? क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने। 62वां प्रश्न आंसर क्या आएगा? यात्रावृत्त क्या है? एक प्रकार की साहित्य विधा है। तो इस प्रश्न के लिए आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33, केचन बालाः कक्षायाः अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति एतद् अस्ति। मतलब कोई बालिका या कोई बालक क्या करती है यहाँ पे? कक्षायाः अवरोध कारणात् भयात् वदन्ति एतद् अस्ति। छात्र या छात्राएं, ठीक है, बालाह में छात्र छात्राएं आ जाएंगे। शिक्षण कार्य के समय क्या कहते हैं? बिल्कुल चुप रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी किस प्रकार की बाधा है? ये बाधा जो है ये मनोवैज्ञानिक बाधा कही जाएगी, शारीरिक बाधा, सामाजिक बाधा नहीं होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं जब छात्राएं और छात्र शिक्षण कार्य के समय बिल्कुल चुप रहें, आप कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चे चुप रहें, तो उनके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के कभी कभी बच्चे क्या सोचने लगते हैं, प्रश्न विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तो वह सोचते हैं कि कहीं मेरे प्रश्न से कक्षा बाधित न हो जाए। ऐसे बालक बुद्धि धारणाएं मनोवैज्ञानिक बाधा का कारण हो सकती हैं। आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, यहाँ पे अभी देखिएगा एक और वीडियो आपको दिखेगा संस्कृत पेडागॉजी का और एक पर्यावरण का, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, जस्ट अभी आएगा यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रे सा संप्रेषण करोति एवं सा उपयोगम करोति। यानी शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्र, कोई शिक्षिका जो है बिना केनापि शब्देन किसी शब्द को बिना छात्र के सह संप्रेषण करोति, मतलब बिना छात्र के सह संप्रेषण करने का प्रयास करती, तो वो किस प्रकार से उपयोग कर रही है? शाब्दिक संप्रेषण से, शब्देतर, मौखिक या फिर लिखित। आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए यहाँ पे शब्देतर संप्रेषण से। शब्देतर संप्रेषण के बिना शिक्षिका छात्रों के साथ वाक्य आदान प्रदान करती है या संप्रेषण करती है और उसका शिक्षण कार्य के समय कक्षा में भी उपयोगी होता है। आप शब्देतर का मतलब क्या है यहाँ पे समझिएगा। शब्देतर संप्रेषण का मतलब वो है एक ऐसा संप्रेषण, अतिरिक्त संप्रेषण, जिसे हम व्यावहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। संप्रेषण का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो बस यहीं पे इसका आंसर जो मिलेगा आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वनडे एग्जाम स्टडी। और देखिए यहाँ पे आपके लिए 500 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही, कंटिन्यू हम रखेंगे। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक।